हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। मेरा नाम है सिद्धांत मिश्रा। मैंने हिस्ट्री से एमए किया है और मैं हिस्ट्री से यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। हम अपनी जो सीरीज़ चला रहे हैं अभी सल्तनत कालीन इतिहास की, इसमें हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। मोहम्मद गौरी से लेके इल्तुतमिश तक का हमने दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ लिया है। और अब ये जो लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ, इससे मैं चाहता हूँ कि हमने जितना पढ़ा है अभी तक उसका हम रिवीजन कर सकें थ्रू एमसीक्यूज़ और जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके थ्रू। तो इल्तुतमिश तक का जो हमारा लेक्चर है हम इसको कवर करेंगे इस एक सेशन में। कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पुराने एग्ज़ाम्स में आए हैं जैसे नेट के एग्ज़ाम्स में, उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। प्रथम क्वेश्चन है, किस इतिहासकार का ऐसा मानना है कि इस्लाम ने तुर्की विजेताओं को नशे से सुरक्षित किया जबकि राजपूत और अन्य भारतीय शासक नशे के कारण बर्बाद हो गए थे? ऑप्शन है लेनपुल, दूसरा स्मिथ, तीसरा सर जादूनाथ सरकार और चौथा एल्फिंस्टन। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपने दूसरे लेक्चर में जब तुर्कों की विजय के कारण पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बहुत से इतिहासकारों के जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में चर्चाएं की थी। उसमें एक ये था कि जो जितने भी तुर्की सेना के जितने भी सेना में जितने योद्धा हैं वो सब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म में नशे के ऊपर पाबंदी है। इसमें इस्लाम में उसको एक कुरीति के रूप में देखा जाता है, तो वो मांस मतलब मदिरा वगैरह का सेवन करना उनके लिए वर्जित होता है। तो ये एक कारण बताया है सर जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार इस बात के प्रवर्तक हैं। उन्होंने अरब, पठान तथा तुर्क जातियों में इस्लाम प्रदत्त 3 गुणों को उनकी विजय के लिए मुख्यतः सहायक माना है। पहला गुण है कि कानून, हैसियत तथा धार्मिक अधिकार के मामले में वे पूर्ण रूप से सामाजिक समानता है उनमें, जिससे उनमें जाति भेद के स्थान पर भाईचारे की भावना का विकास होता है। और दूसरा कारण वो मानते हैं उनका जो नियतिवादी विश्वास है, मतलब इस्लाम में वो सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ने का जो नियतिवादी विश्वास है, उसके कारण मुस्लिम सैनिक युद्ध में सर्वथा मृत्यु भय से मुक्त होकर लड़ते थे। और तीसरा जो प्रमुख कारण उन्होंने माना है वो माना है कि उसमें नशे से मुक्त होना, क्योंकि शराब पीना कुरान के हिसाब से पाप था और ये राज्य द्वारा दंडनीय भी था। तो इसलिए ये 3 कारण सर जदुनाथ सरकार ने माने हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम लेनपुल और स्मिथ की बात करें तो ये दोनों इस बात के प्रवर्तक हैं कि तुर्क जो थे वो ठंडे प्रदेश के थे और मांसाहारी होने के कारण वह अधिक शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए वे भारत में सफल हुए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ठंडे प्रदेश और मांसाहारी होने के बाद भी वो 2 बार हारे भी हैं। ठंडे प्रदेश की सेना उनकी यहाँ पे 2 बार हारी है। और मांसाहारी का जो लॉजिक इन्होंने दिया है, तो मांसाहारी आहार जो है वो राजपूतों में भी हुआ करता था। और एल्फिंस्टन के बारे में जब मैंने बताया तो आपको बताया था कि एल्फिंस्टन इस बात को मानते हैं कि उनकी जो सेना थी वो सिंध और ऑक्सस के बीच के क्षेत्र में रहने वाले युद्ध प्रिय जाति के लोग थे। तो एल्फिंस्टन साहब मानते हैं कि वो युद्ध प्रिय जाति के लोग थे, इसलिए उनसे लड़ पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो मंगोलों से युद्ध करते करते युद्ध करने में इतने अभ्यस्त हो चुके थे और इतने जुझारू योद्धा बन चुके थे कि अब उनको युद्ध करने में उनको हरा पाना इतना आसान नहीं रह गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जदुनाथ सरकार। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में दिसंबर 2012 में आया हुआ है और मैंने इसको कई बार दोहराया भी है। अपना सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है? माफ़ कीजिएगा, इसमें टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है, किसके ऊपर बनाया गया है? तो जब मैंने पढ़ाया था इसको तो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है 1229 में, तो उससे नासिरुद्दीन का उससे जो इल्तुतमिश है वो काफ़ी आघात उसको पहुंचता है, क्योंकि जो नासिरुद्दीन महमूद है काफ़ी कुशल एक प्रशासक है और बंगाल का सूबेदार है। पहले ये अवध का सूबेदार था, फिर इसको इल्तुतमिश बंगाल का सूबेदार बना देता है। तो इससे इल्तुतमिश को काफ़ी आघात इसलिए पहुंचता है क्योंकि सभी पुत्रों में और पुत्रियों में ये सबसे कुशल
प्रशासक है और इल्तुतमिश को ऐसा लगता है कि आगे चल के ये उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो इल्तुतमिश इसकी कब्र के ऊपर मकबरा बनवाता है जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी दिल्ली में, और ये भारत में बनाया हुआ पहला मकबरा है। तो और इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का पिता कहते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे मकबरा बनवाने की जो प्रथा है उसका आरंभ किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सा था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका आंसर नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगस्त 2016 में नेट के एग्ज़ाम में आया था। किस समकालीन इतिहासकार ने घोड़ों को युद्ध के लिए उपयोगी बताया तथा भाड़े के सैनिकों की उसकी आलोचना यह स्पष्ट करती है कि विशुद्ध सैनिक दृष्टि से किस तरह घोड़े तुर्की सेना के लिए एक ताकत थे, जबकि भाड़े के सैनिक हिंदुस्तानी राजाओं के लिए कमज़ोरी। तो जब मैं इसको पढ़ा रहा था उस समय ये बात कर रहा है समकालीन इतिहास की, इतिहासकार मतलब जो वो इतिहासकार जो उस समय उस घटना जब ये घटनाएं घट रही थी उस समय वो जीवित था, वो इतिहासकार जिसने इसका विवरण दिया हो। तो अगर हम बात करें मिनहाजुस सिराज की, तो मिनहाजुस सिराज व्यू रचना का विवरण देता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं करता कि हिंदुस्तानी सैनिक की क्या दशा है और घोड़े किस प्रजाति के हैं, वो सब ये सब नहीं बताता। मिनहाजुस सिराज खाली इतना हमको बताता है कि जो मोहम्मद गौरी की सेना है उसकी संख्या कितनी है, उसकी व्यू रचना क्या है, और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो संख्या में मोहम्मद गौरी से कितनी ज़्यादा है और उसकी व्यू रचना क्या है और युद्ध पद्धति क्या है। लेकिन घोड़ों की बात जब आती है तो एक पुस्तक लिखी है फ़क्र मुदब्बिर ने, इसका आंसर फ़क्र मुदब्बिर हो जाएगा। फ़क्र मुदब्बिर ने एक पुस्तक लिखी है अदाब उल हर्ब व शुजात, ये युद्ध पद्धति के ऊपर और स्टेट क्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं राज्य संचालन राज्य प्रशासन के ऊपर ये किताब है। तो इस किताब में इसने फ़क्र मुदब्बिर ने ये इसको उल्लिखित किया है कि जो घोड़े थे वो किस तरह से तुर्कों के लिए ताकत बन गए, और जो हिंदुस्तानी राजा थे वो हमेशा क्योंकि अपने सामंतों के ऊपर निर्भर होते थे, अपनी सामंती जो यहाँ की व्यवस्था थी उन पे निर्भर होते थे, और इसलिए उसने सामंतवाद के ऊपर एक तरह से कटाक्ष किया है और उनको भाड़े के सैनिक बोला है। तो ये फ़क्र मुदब्बिर इसका आंसर हो जाएगा, और फ़क्र मुदब्बिर की किताब आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में किताब भी पूछ लेते हैं और उसको मैच द फॉलोइंग में डाल देते हैं। जैसे मिनहाजुस सिराज ने लिखी है तबक़ात नासिरी, फ़क्र मुदब्बिर की है अदाब उल हर्ब व शुजात, ज़ियाउद्दीन बर्नी की है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और हसन निजामी की है ताजुल मासिर। तो ये हमें याद रखना है। चौथा प्रश्न है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। इसके बाद दिल्ली को सल्तनत काल के इतिहास में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया, इसको हज़रत दिल्ली कहा जाने लगा। ये किस सुल्तान के बारे में बात हो रही है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और रज़िया सुल्तान। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में नवंबर 2017 में पूछा जा चुका है, और ये मैंने अपने पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि किस तरह से इल्तुतमिश दिल्ली को एक ऐसी सभ्यता का केंद्र बना देता है कि उसको अब हज़रत दिल्ली कहा जाने लगा है। एक सभ्यता का ऐसा केंद्र बना देता है कि उसको हज़रत दिल्ली कहा जाने लगा है। इस हज़रत दिल्ली का अर्थ है प्रतिभाशाली दिल्ली। तो प्रतिभाशाली क्योंकि वो एक प्रतिभा का नगर बन चुका है और प्रतिभा का केंद्र बन चुका है, इसलिए प्रतिभाशाली दिल्ली हज़रत दिल्ली के नाम से इसके आगे चल के वो विख्यात हो जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसका तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है पृथ्वीराज की साम्राज्यवाद्य नीति, गौरी का भटिंडा पर अधिकार कर लेना, गौरी का पंजाब पर अधिकार कर लेना, और गौरी का गुजरात अभियान। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जो पहला तराइन का युद्ध होता है 1191 में, वो इसलिए होता है कि जो मोहम्मद गौरी है वो भटिंडा के किले पे अधिकार कर लेता है। भटिंडा में जो तबरिंद का किला है उस पर अधिकार कर लेता है। तबरिंद के किले में 1189 में जब वो अधिकार करता है तो वहाँ पे अपना एक सूबेदार नियुक्त करता है जिसका नाम है
तुर्की तुर्की नाम का जो सूबेदार है वो वहाँ नियुक्त कर देता है। और इससे होता ये है कि अब दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो गौरी उसके मतलब सीमा तक पहुंच गया है। तो उसकी सीमाएं जो हैं, गौरी की जो सीमाएं हैं वो दिल्ली की सीमाओं से छूने लग गई हैं। तो अब दिल्ली, क्योंकि अजमेर चौहानों के अधीन है और दिल्ली भी चौहानों के अधीन है, तो पृथ्वीराज चौहान जो वहाँ का शासक है उसको ऐसा लगता है कि अब ये हमारी सीमा पे आ गया है, शत्रु हमारी सीमा पे आ गया है और ये हमें कभी भी हम पे आक्रमण कर सकता है। तो इससे अच्छा कि शत्रु हम पे आक्रमण करे, हम पहले उसको हरा के वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि अब ये खतरा जो है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान कूच करता है गौरी की तरफ, और गौरी और पृथ्वीराज दोनों की सेनाएं तराइन के मैदान में 1191 में आमने सामने आ जाती हैं। और यहाँ पे गौरी की बहुत बुरी तरह हार होती है, बहुत बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान इसको हराता है और गौरी किसी तरह से वहाँ से जान बचा के अपनी भागता है। और इसका उल्लेख करता है फ़ख्रे मुदब्बिर की किस तरह से एक खिलजी सरदार होता है इसकी सेना में, जो इसको घुड़सवार होता है, जो इसको युद्ध के मैदान से किस तरह से अपनी जान पे खेल के मोहम्मद गौरी को वहाँ से निकाल लाता है। और मोहम्मद गौरी वापस आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा भी नहीं करता और उसको ऐसा लगता है कि अब मैंने इसको हरा दिया है तो अब ये दोबारा मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि ये राजपूतों की ऐसी पद्धति रही है। तो उसको लगा कि ये भी इसका अनुसरण करेगा। लेकिन मोहम्मद गौरी 1 साल तक फिर से पूरा तैयारी करता है, और क्योंकि उसको बिल्कुल नींद नहीं आती रातों की, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता कि मैं हार गया हूँ, उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती लगती है। तो वो 1 साल तैयारी करता है और दोबारा फिर 1192 में फिर से तराइन के युद्ध में दोनों की सेनाएं भिड़ती हैं और पृथ्वीराज चौहान को वो हराकर बंदी बना लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरी का भटिंडा पर अधिकार करना, तबरिंद के किले पे अधिकार करना। अच्छा, इसमें जब ये तबरिंद के किले पे अधिकार कर लेता है तो 1191 में जब ये तराइन का युद्ध हार जाता है मोहम्मद गौरी, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान इसी तबरिंद के किले में घेरा डालता है। और ये जो मलिक तुर्की है ये 13 दिन तक किसी तरह से उस किले को उसकी रक्षा कर पाता है पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन 13 दिन के बाद ये किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन आ जाता है और मलिक तुर्की को समर्पण करना पड़ता है। छठा प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश के शासन में ये जो घटनाएं घटी हैं, नीचे दी हुई 4 घटनाएं, इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहली घटना है खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त होना। दूसरी घटना है कुबाचा का सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेना। तीसरी घटना है उसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु। और चौथी घटना है तराइन का तीसरा युद्ध। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने तराइन का तीसरे युद्ध के बारे में आपको बताया था। तीसरा युद्ध होता है इल्तुतमिश और यल्दौस के बीच। इल्तुतमिश और यल्दौस के बीच तीसरा युद्ध क्यों होता है? क्योंकि अभी जो यल्दौज है गजनी का शासक है, और क्योंकि गौरी भी गजनी का ही शासक था, तो यल्दौस को ऐसा लगता है कि जो गौरी का पूरा साम्राज्य था उसका वैध उत्तराधिकारी यल्दौज है। तो क्योंकि दिल्ली भी गौरी का ही साम्राज्य के अधीन था, तो यल्दौस को लगता है कि दिल्ली भी मेरे अधीन है, और वो एक पत्र भेजता है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश उसका जवाब देता है कि वंशानुगत शासन का समय समाप्त हो चुका है, अब वही शासक बनेगा जो योग्य होगा। तो इस वजह से दोनों जो है 1215 और 16 में तराइन के तीसरे युद्ध में आमने सामने आ जाते हैं। और इसमें ये इसको हराता है, यल्दौस को बुरी तरह से परास्त करता है इल्तुतमिश, और बदायूं भेज देता है बंदी बनाकर, जहाँ पे कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना घटी 1215-16 में। इसके बाद जब कुबाचा से युद्ध होता है, कुबाचा से युद्ध 1217 में होता है, लेकिन उसके बीच फिर मंगोल आ जाते हैं, तो मंगोलों में उलझ जाता है इल्तुतमिश। आखिरी में कुबाचा आत्महत्या करता है 1227 में। तो कुबाचा की जो आत्महत्या है वो है 1227। तो हमको अगर देखें सबसे पहला हमारी घटना क्या घटती है, तराइन का तीसरा युद्ध, ये पहली घटना है। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन कहता है 1 2 3 4, बी कहता है 2 4 1 3, सी कहता है 4 2 1 3,
डी कहता है 4-3-2-1। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका सबसे पहला क्या है, अगर आपको चार में से एक भी ऑप्शन पता है कि कौन सा पहले हुआ है घटनाक्रम में, तो जैसे मुझे पता है कि 4 नंबर एकदम सीधा सीधा है, 1215-16 में हुआ है बहुत पहले, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे, ए और बी, क्योंकि ये शुरू हो रहे हैं 1 और 2 से, यानी कि अधिकार पथ और कुबाचा की आत्महत्या से। तो हमारा ऑप्शन बच जाता है सी और डी। अब इसमें से तराई का युद्ध हुआ है 1215 में और कुबाचा नदी में डूबकर मरा है 1227 में, तो 4 के बाद 2 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आगे हम और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। इसके बाद जब ये कुबाचा नदी में डूब के आत्महत्या कर लेता है 1227 में, तो अधिकार पत्र इसको प्राप्त होता है इल्तुतमिश को 1229 में। 1229, ये 1229 में दोनों ही घटनाएं होती हैं। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु भी होती है 1229 में और खलीफा से अधिकार पत्र भी प्राप्त होता है 1229 में। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है फरवरी में, इसको खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त होता है फरवरी में, और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु उसके 1 माह के बाद यानी कि मार्च में नासिरुद्दीन महमूद जो इसका पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो क्रम बैठेगा वो बैठेगा, तराई का तीसरा युद्ध होगा, उसके बाद फिर कुबाचा का सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या करना, उसके बाद खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त होना, और आखिरी में आ जाएगा नंबर 3 पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, मिनहाज उस सिराज किसके लिए ऐसा कहता है कि वह श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था, वह बहुत दानशील था। मिनहाज उस सिराज ऐसी तारीफ, ऐसी प्रशंसा कौन से सुल्तान के लिए करता है? ऑप्शन में है गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह या इल्तुतमिश। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ऐबक की एक उपाधि है लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों का दान करने वाला। तो इसका ऑप्शन ऐबक हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए मिनहाजुस सिराज इसको बहुत दानशील बताता है। तो लाख बख्श इसका ये हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निज़ामी किस सुल्तान के न्याय की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, ऐबक या रदिया? तो अभी हम जब बात करें तो मैंने हसन निज़ामी के बारे में आपको बताया था कि ये दरबारी इतिहासकार है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर रहा है, उसके न्याय की बात कर रहा है। हालांकि थोड़ी अतिशयोक्ति है कि एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, मगर वो ये सिर्फ इससे एक सूचक है इस बात का कि उसके राज्य में न्याय व्यवस्था उसने इस तरह से स्थापित की थी कि कोई भी मजबूत व्यक्ति किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को दबा कर नहीं रख सकता। अगर न्याय मांगने आएंगे तो न्याय के लिए, जब वो न्याय मांगने आएंगे तो दोनों ही न्यायाधीश के सामने एक बराबर है, चाहे वो शेर हो चाहे बकरी। से कहने का मतलब है चाहे वो कितना भी अमीर हो और चाहे वो कितना भी गरीब हो, लेकिन न्याय की दृष्टि से दोनों समान देखे जाएंगे। तो ये हसन निज़ामी इसकी प्रशंसा, ऐबक के न्याय की प्रशंसा करते हुए ऐसा बोलता है। जब इल्तुतमिश के न्याय की प्रशंसा की जाएगी तो उसके लिए इब्न बतूता बताएगा कि उसके महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह थे जिनके गले में घंटी थी, और उस घंटी को बजाने वाले को तुरंत न्याय मिल जाया करता था। मतलब उसके न्याय में ज़्यादा देरी नहीं होती थी, न्याय बहुत ही तीव्रता से न्याय दिया जाता था। और दूसरा, इल्तुतमिश के समय न्याय में जब जो भी न्याय मांगने आता था उसको लाल वस्त्र धारण करना होता था, और लाल वस्त्र धारण करना न्याय मांगने वाले फरियादी का सूचक होता था। 9वां प्रश्न है, इल्तुतमिश को प्रथम बार किस राजपूत शासक ने हराया? ऑप्शन है कलिंजर के त्रैलोक्य वर्मन, मेवाड़ के जैत सिंह, रणथंभोर के वीर नारायण चौहान या ग्वालियर के मंगलदेव। हमने अपने तीसरे लेक्चर में एक अभिलेखीय साक्ष्य की बात की थी जो था चीरवा और धातसे का। चीरवा और धातसे का जो अभिलेख था, वो उस अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है कि
म्लेच्छों का स्वामी भी जैत सिंह का मान मर्दन ना कर सका। म्लेच्छों मतलब जो भी गैर विदेशी, जो भी विदेशी होते हैं उनको मलेच्छ बोला जाता था हिंदुस्तानी भाषा में, मतलब वो तुर्कों की बात कर रहा है। तुर्कों का स्वामी भी जैत सिंह का मान मर्दन ना कर सका, मतलब जैत सिंह को हरा नहीं सका। तो ये बात मेवाड़ की हो रही है। मेवाड़ एक ऐसा राज्य है जो इल्तुतमिश के आगे घुटने नहीं टेकता और इल्तुतमिश उसको नहीं जीत पाता है। अगर हम बात करें इन सभी अभियानों की तो आपसे इसका क्रम भी पूछा जा सकता था। सबसे पहले वो वीर नारायण चौहान के रणथंभौर के ऊपर घेरा डालता है 1226 में। यहाँ पे इस दुर्ग की बहुत विशेषता रही है, हमेशा रणथंभौर को जीत पाना इतना आसान नहीं है। इसके बारे में कहा जाता था कि इससे पहले 70 शासक भी इसे जीत नहीं पाए थे, परंतु इस बात का उल्लेख नहीं कि किस तरह से इसने जीता। हालांकि रणथंभौर का जो शासक है वीर नारायण चौहान, इसकी सेना ने इसको सफलतापूर्वक इसका सामना किया इल्तुतमिश का, लेकिन वो किसी तरह से वीर नारायण चौहान का वध करा देता है इल्तुतमिश। इस तरह से वो रणथंभौर को अपने अधीन कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय पश्चात इस रणथंभौर को चौहानों को वापस कर देता है इस शर्त पे कि वो दिल्ली के अधीन रहकर ही शासन करेंगे। इस घटना के बाद जो अगला अभियान करता है 1228 में करता है, 1228 में जालौर पे करता है। 1228 में जालौर जीतता है। इसके बाद ग्वालियर में मंगलदेव जो है वो रात में भाग जाता है दुर्ग छोड़ के। उसके बाद वो कलिंजर अपने अधीन करता है। मतलब एक जो क्रम चल रहा है वो क्रम इस तरह से है कि पहले रणथंभौर, उसके बाद जालौर, फिर ग्वालियर, उसके बाद कलिंजर और आखिरी में ये आता है मेवाड़, और मेवाड़ के बाद जाता है मालवा। मेवाड़ में जो युद्ध होता है जैत सिंह का, ये होता है भूताला का युद्ध। तो हमको ये याद रखना है कि युद्ध कहाँ का है, ये है भूताला का युद्ध। और भूताला के युद्ध में ये इसको परास्त करता है बहुत बुरी तरह से। और इसके बारे में ये जो चीरवा और धात्य का शिलालेख है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पुस्तक है हमीर मर्दन, जय सिंह सूरी ने लिखी है हमीर मर्दन। उसमें भी इस बात का जिक्र करता है जय सिंह सूरी कि किस तरह से गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा पर उसका अधिकार तो हो गया, लेकिन वो मेवाड़ को जीत नहीं सका। तो वो दो चीज़ें हमको सूचित करता है जय सिंह सूरी। एक कि गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया, वहाँ पे अधिकार नहीं कर पाया, और मेवाड़ के जैत सिंह को भी वो हरा नहीं पाया। तो इल्तुतमिश की दो पराजय के बारे में हमको बताता है जय सिंह सूरी अपनी पुस्तक हमीर मर्दन में। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जय सिंह, एक तो ये सवाल बनता है कि जय सिंह सूरी की पुस्तक कौन सी है। दूसरा ये सवाल भी बनता है यहाँ से कि इल्तुतमिश की जो भारत में 2 पराजय हुई हैं उनका अभिलेख आपको कौन सी पुस्तक में मिलता है। तो जो 2 पराजय हैं उसकी पहली भूताला के युद्ध मेवाड़, और दूसरी अनिलवाड़ा में जो आक्रमण करता है वहाँ पे भी उसकी सेना को पराजित होकर लौटना पड़ता है। इन दोनों का उल्लेख करता है जय सिंह सूरी अपनी पुस्तक हमीर मर्दन में। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। इनमें से किसका निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं किया। गौर करने वाली बात है, इस प्रश्न में पूछा गया है किसका निर्माण नहीं किया, मतलब किसका निर्माण किया है वो आपको नहीं बताना, किसका नहीं किया है। तो हौजे शमसी हमने देखा था, हौजे शमसी जो है उसने बनाई थी बदायूं में, जिसका निर्माण उसने किया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मदद से, जो कि चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी संत थे। जब हम सूफ़ी और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिलसिले आएंगे, जैसे सूफ़ी सिलसिला है, सुहारवादी है, कादरी है, इस तरह के बहुत सारे सिलसिले आएंगे, नक्शबंदी। तो हम उसको विस्तार से उसमें बताएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि चिश्ती सूफ़ी बख्तियार काकी के मदद से उसने हौजे शमसी बनाई, कहाँ, बदायूं में। मदरसा मुइज़्ज़ी उसने बनाया था दिल्ली में, मोहम्मद गौरी के नाम के ऊपर उसने दिल्ली में मदरसा मुइज़्ज़ी बनाया। अतारकीन का दरवाज़ा उसने बनाया जोधपुर राजस्थान के नागौर ज़िले में। ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में बनी एक इमारत है। और जब मैंने आपको दूसरा लेक्चर अपना पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी ढाई दिन का झोपड़ा।
जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे सल्तनत कालीन तो इसको विस्तार से बताएंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और इसको किस तरह से इसका क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की गई हैं, तो उसको हम उस समय डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि पिछले के जितने 4 लेक्चर थे उनको किसी तरह से समराइज़ किया जाए और रिवीजन किया जाए, और कुछ अगर पॉइंट्स अगर छूट गए थे तो उसको भी इसमें शामिल करने की मैंने कोशिश की है। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे चल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये सीरीज़ अभी आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अभी अगला लेक्चर जो आएगा वो हमने इल्तुतमिश तक पढ़ लिया है, वहाँ तक रिवीजन कर लिया है। अगला लेक्चर आएगा वो इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान हुए हैं, जैसे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ से लेके और आगे रज़िया सुल्तान के तक का रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में।